Hello and welcome students to the online classes of Power Electronics. It's week 11 and I'm here your instructor Mohsin Khan. So last time हमने different sort of converters पढ़े थे जो कि mainly थे DC to DC converters. उसमें फिर हमने DC to DC converters के different types भी study किए थे जैसा कि buck converter, boost converter, buck boost converter. So now we are going to study another sort of converters, and these are actually inverters. Inverters are those sort of converters which convert DC power into AC power. सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने ऐसे डिवाइसेस बहुत सारे देखे हों जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि रेक्टिफायर है. उसको आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा और देखा भी होगा. लेकिन साथ में हमारे पास प्रैक्टिकली ऐसे डिवाइसेस भी है जो कि डीसी पावर को एसी पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आउटपुट हम वेरी भी कर सकते हैं. ठीक है. सो हमारे पास ऐसे डिवाइसेस जो कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं, देयर आर एक्चुअली कॉल्ड इन्वर्टर्स. और हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इन्वर्टर्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. तो आप लोगों ने यूपीएस जो कि आजकल आई थिंक कि हर घर में ऑपरेट कर रहा होगा. तो एक्चुअली यूपीएस क्या है, यूपीएस एक्चुअली कन्वर्ट कर रहा है. हमारे पास उसके साथ बैटरीज भी अटैच होती हैं. तो बैटरी जो कि डीसी सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, तो एक्चुअली यूपीएस क्या कर रहा होता है, उसी डीसी पावर को कन्वर्ट कर रहा होता है एसी पावर में. एंड एसी पावर में हम किस लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली लोड्स हैं घरों पे वो एसी पे ही ऑपरेट हो रहे होते हैं, जैसा कि लाइट्स है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, सिंपल टीवी वगैरह है. ठीक है. ये जो है फैन वगैरह है, ये सारे जो है एसी लोड्स है. सो वी नीड टू कन्वर्ट डीसी पावर इनटू एसी पावर. और इसके अलावा और एक एग्जांपल में आप लोगों को ये बता दूं कि आजकल सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिसको हम आम अल्फाज में शीशा कहते हैं. सो सोलर पैनल्स एक्चुअली ऐसे डिवाइसेस है जो कि हमारे पास आउटपुट जिनकी डीसी होती हैं. और मोस्टली हम जो सोलर पैनल्स है उनको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, ताकि जो डीसी पावर जनरेट हो रही है इस सोलर पैनल के थ्रू वो हम सेव कर सके बैटरीज में. सो अब चूँकि सोलर पैनल का आउटपुट भी डीसी है, उधर नीचे जो स्टोरेज हो रही है बैटरीज में वो भी डीसी है. सो वी नीड अ डिवाइस दैट कन्वर्ट दैट डीसी पावर इनटू एसी पावर. सो वहाँ पे फिर किस चीज़ का यूज़ आता है, वहाँ पर फिर इन्वर्टर्स का यूज़ आ जाता है. सो इन्वर्टर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ डीसी पावर इनटू ए एसी पावर. इस एसी पावर की मैग्नीट्यूड को भी हम वेरी कर सकते हैं थ्रू PWM, और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम वेरी कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, बट हम यहाँ पे बेसिक इन्वर्टर्स की जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम स्टडी करेंगे. सो दीज आर एक्चुअली स्टैटिक डिवाइसेस एज दे डोंट हैव एनी मूविंग पार्ट्स. इसमें इंटरनली रिले की तरह कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई मूवेबल पार्ट नहीं है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ स्टैटिक डिवाइस. So inverter is actually a static device, and output is not pure sinusoidal but can be approximated to desired waveform. ये एक्चुअली हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम है इन्वर्टर का. हमारे पास इनपुट पे कौन सा वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, और आउटपुट पे हम क्या अपटेन कर रहे हैं, आउटपुट पे हम अपटेन कर रहे हैं एसी. लेकिन जो एसी है वो प्योर एसी नहीं होता, बल्कि इस तरह रेक्टेंगुलर टाइप का होता है. लेकिन हम फिर उसको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम इसको ऑलमोस्ट एसी वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल थ्रू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. इस तरह फिर हम इस स्क्वायर वेवफॉर्म को साइनोसाइडल वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट्स अनदर स्टोरी. बट हमने यहाँ पे स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इन्वर्टर्स का. यहाँ पे हमारे पास इनपुट पे डीसी सोर्स है और आउटपुट है हमारे पास एसी वोल्टेज है. So inverter is a device that converts DC power into AC power. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द बेसिक इन्वर्टर के. एक्चुअली इन्वर्टर का जो प्रिंसिपल है या इन्वर्टर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे
काम करता है जो कि हमारे पास इनपुट पे डीसी सोर्स है उसको कन्वर्ट, उसकी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज में. So the basic circuit shows how an inverter works as to convert DC power into AC power. The basic circuit is also called a half bridge. हाफ ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल जो है जो एच ब्रिज की तरह है, और हाफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दो ही स्विचेस यूज हो रहे हैं. एंड these switches may be MOSFET or IGBTs or I can say another switching device, पावर स्विचिंग डिवाइस. ठीक है, तो हम स्टार्ट से ही यही स्टडी करते आ रहे हैं कि इट्स एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इसमें ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ होंगे जो जिनकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, और जो स्विचिंग होगी वो किस चीज़ के थ्रू होगी, वो पावर स्विचिंग डिवाइस के थ्रू ही होगी. So these switches actually connect the DC source to the load alternately, thus producing an AC rectangular waveform. एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारे पास एक स्विच होता है, यहाँ पे एक स्विच होता है और यहाँ पे एक स्विच हो रहा कनेक्टेड है. ये हमारे पास जो इनपुट डीसी सोर्स है ये कनेक्टेड है. फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिस तरह इस फिगर में शोन किया गया है. S1 पहले यहाँ पे कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और S2 जो है सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस तरह कनेक्टेड है. जब ये दोनों स्विचेस ये भी क्लोज हो जाता है और ये स्विच भी क्लोज हो जाता है, तो अब हम स्टडी करते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी. सो दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव पोलरिटी, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव टर्मिनल, सो करंट विल फ्लो लाइक दिस. एंड यहाँ पे हमारे पास लोड कनेक्टेड है. इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा. सो नाउ वी कैन से कि है हमारे पास लोड है, तो लोड का ये टर्मिनल जो कि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो तभी जो आउटपुट पे वोल्टेज क्रिएट होगी उसकी पोलरिटी क्या होगी, कैसे होगी, इसी तरह प्लस माइनस होगी. ठीक है, तो अब तो ये एक कंडीशन हो गया कि जब दोनों स्विचेस इस पोलरिटी इस कंडीशन में क्लोज हैं. अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अब क्या करता है कि ये पोलरिटी चेंज हो जाती है. किस तरह चेंज हो जाती है, S1 यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और S2 यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है. तो अब देखते हैं कि करंट के लोड के अक्रॉस करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरह है. सो नाउ ड्यू टू दिस सोर्स करंट फ्लोज लाइक दिस, इस तरह आ जाता है और लोड के अक्रॉस फ्लो करके S1 को पास करके यहाँ पे फिर दोबारा सोर्स तक पहुँच जाता है और एक क्लोज्ड सर्किट बन जाता है. तो अब हम देखते हैं कि इस केस में अब पोलरिटी क्या है. पोलरिटी अब यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोलरिटी टुवर्ड्स नेगेटिव पोलरिटी. सो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है. तो नाउ यू गाइस कैन सी के लोड के अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज की पोलरिटी है वो चेंज हो रही है. पहले जो ब्लू कलर में है वो प्लस माइनस है और अब इस तरह प्लस माइनस है. इट मीन्स के लोड के अक्रॉस हम इन स्विचेस के थ्रू वोल्टेज की पोलरिटी चेंज कर सकते हैं. एंड मैं अब यहाँ पे आप लोगों को दोबारा बता दूँ कि एक्चुअली व्हाट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज वही होती है कि जिसकी पोलरिटी लोड के अक्रॉस चेंज हो रही होती है. हमारे पास जो घरों पर जो AC सप्लाई है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो लोड के उसकी पोलरिटी चेंज हो रही होती है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है, तो इन स्विचेस के थ्रू हम इस DC सोर्स की पोलरिटी लोड के अक्रॉस चेंज कर सकते हैं, तभी हम इस डिवाइस को कहते हैं कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट DC पावर इनटू AC पावर अक्रॉस द लोड. सो दिस इज एक्चुअली द मेन कंसेप्ट कि हमारे पास लोड लगा होता है और हम स्विचेस को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ऑन ऑफ करते हैं और लोड के अक्रॉस हम वोल्टेज की पोलरिटी चेंज कर रहे होते हैं, तभी हम लोड के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अचीव कर सकते हैं. सो अब हम देखते हैं कि स्विचेस की स्टेट्स क्या है. ठीक है, स्विचेस की स्टेट्स क्या है देखते हैं अब हम उसको. सो एज ईच स्विच हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे हमारे पास जो दोनों स्विचेस हैं, दोनों के हमारे पास
टू कम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 इसके कम्बिनेशन और 2 इसके, सो टोटल 4 कम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो ये एक्चुअली हमारे पास वही कम्बिनेशंस हैं। ये S1 स्विच नंबर 1 है और ये S2 स्विच नंबर 2 है। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास स्टेट 1 क्या किस तरह है वो सर्किट में, ठीक है। तो S1 प्लस है और S2 माइनस है, तो देखते हैं। जब S1 प्लस से कनेक्टेड है और S2 माइनस से कनेक्टेड है तो हमारे पास जो क्लोज सर्किट बन जाता है वो इसी तरह बन जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके, और इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, ठीक है। उसकी पोलैरिटी ये होगी प्लस माइनस, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो पोलैरिटी ये होगी और वैल्यू ई के इक्वल होगी, क्योंकि ये अब हमारे पास और कोई डिवाइस यहाँ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोड है और सोर्स है। सो इट मीन्स के लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सोर्स के इक्वल होगी, तभी हमने यहाँ पे लिखा है कि आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू प्लस ई। नाउ इफ S1 इज आल्सो नेगेटिव एंड S2 इज आल्सो नेगेटिव, नाउ अब हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। बोथ स्विचेस आर कनेक्टेड टू नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये इसके साथ कनेक्टेड है और S2 जो है वो भी हमारे पास इसी तरह नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में अब आप लोग मुझे बताएं कि इस केस में लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा कि नहीं। सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज हमारे पास सर्किट ही क्लोज नहीं है तो करंट किस तरह फ्लो करेगा, या वी कैन से के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड ही नहीं है, एंड एज वी नो के करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो इस केस में हमारे पास जब S1 भी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और S2 भी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो इट मीन्स के हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। सो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो रहेगा, तो तभी हमने यहाँ पे ज़ीरो डिनोट किया है। नाउ अब हम S1 को नेगेटिव और S2 को प्लस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस कम्बिनेशन को देखते हैं अब हम दूसरे कलर से। S1 इज नेगेटिव एंड S2 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो इस केस में अब करंट की जो फ्लो है वो इस तरह होगी, प्लस से होके इसी तरह लोड से क्रॉस करके यहाँ पे इस तरह फ्लो करेगा। तो इट मीन्स के इस कम्बिनेशन में भी लोड के अक्रॉस हमारे पास करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पर इस केस में लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी उसकी पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे नेगेटिव होगी, क्योंकि S2 ये जो है ये हमारे पास प्लस के साथ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो ये हमारे पास प्लस और ये माइनस हो जाएगी। सो इसको हम नेगेटिव के साथ भी वो डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, या वी कैन से कि इस डायरेक्शन में जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो इसके अपोजिट है। सो हमने यहाँ पे नेगेटिव ये कनेक्ट कर लिया है, नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर लिया है। सो वी कैन से कि अगर हमारे पास सोर्स की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर इस थर्ड नंबर केस में वो -12 होगी ना। अब हम दोनों को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है। नेगेटिव के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हम कलर ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों को इसी तरह प्लस के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको भी प्लस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई क्लोज्ड सर्किट नहीं बन रहा, या हमारे पास करंट की फ्लो के लिए हमारे पास पाथ प्रोवाइड नहीं है। सो इट मीन्स कि इस केस में भी हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा एंड लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगी वो ज़ीरो होगी। सो दीज आर एक्चुअली द स्टेट्स ऑफ इन्वर्टर एंड स्टेट्स ऑफ स्विचेस इन इन्वर्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास कम्बिनेशंस हैं, और ये इन कम्बिनेशंस की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो यही है, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली स्टेट्स ऑफ स्विचेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेवफॉर्म्स के इन स्टेट्स की वजह से हम किस तरह के वेवफॉर्म्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं, किन केस में, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों 1 और 3 के केस में आउटपुट पे वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं। तो अगर हम स्विचेस की पोलैरिटी या स्विचेस जो है
वो सिर्फ इन दो स्टेट्स के बीच वो हम इस तरह मुसलसल चेंज करते रहें तो हम किस तरह वो आउटपुट मिलेगी, वो इस तरह मिलेगी। अगर हम इस कम्बिनेशन को यूज़ कर लेना, ये फर्स्ट वन, तो हमारे पास आउटपुट पे जो वेवफॉर्म है वो इस तरह मिलेगी। नाउ अब हम वो कम्बिनेशन जो है वो 3 को चेंज करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म किस तरह बनेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है, तो इस केस में माइनस ई है। सो यहीं पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह दोबारा अगर हम 1 को शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास वेवफॉर्म दोबारा प्लस ई तक शिफ्ट हो जाएगी एंड वी कैन से कि यहाँ पे दोबारा इस तरह प्लस ई आ जाएगी। तो यहाँ पे तभी मैंने लिखा है कि 1 3 1 3, इसका मतलब है कि हम एक्चुअली स्टेट्स वो अल्टरनेटली चेंज कर रहे हैं बिटवीन 1 एंड 3 थोड़े टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल टाइम है 10 सेकंड्स, तो 5 सेकंड्स के लिए हम 1 स्टेट्स वो अप्लाई कर 1 नंबर स्टेट उस पर ऑपरेट करते हैं इन्वर्टर को, एंड रिमेनिंग 5 सेकंड्स के लिए हम थर्ड नंबर जो स्टेट है उस पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की वेवफॉर्म हमें मिलेगी। सो इट मीन्स के वी आर गेटिंग, या ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डीसी सोर्स है और आउटपुट है पे हमारे पास इस तरह की एसी वेवफॉर्म मिल रही है। इट्स नॉट प्योर एसी बट ऑलमोस्ट इट्स एसी एंड इट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। अब यहाँ पे एक दूसरा वो हम ट्राई करते हैं, दूसरे कम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं कि इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2 and 4 को भी अप्लाई ऑपरेट करते हैं तो फिर हमारे पास आउटपुट पे किस तरह की वेवफॉर्म वो आएगी। फॉर एग्जांपल हम पहले 1 स्टेट अप्लाई करते हैं तो उस पर हमें मिल जाता है प्लस ई, दोबारा 1 अप्लाई करते हैं तो फिर प्लस ई मिल जाता है। नाउ अब हम स्टेट नंबर 2 अप्लाई करते हैं, स्टेट नंबर 2 में हमारे पास आउटपुट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे वेवफॉर्म भी 0 रहेगी। अब स्टेट 3 अप्लाई कर लें, फिर स्टेट 3 अप्लाई कर लें, तो आप लोगों को पता है कि स्टेट 3 के केस में हमें माइनस ई मिल जाता है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में भी नेगेटिव है और दोनों इस केस में नेगेटिव है। फिर हमने 4 अप्लाई कर लिया और 4 पे हमें पता है कि वहाँ पे स्टेट्स की आउटपुट क्या है, 4 नंबर स्टेट की आउटपुट 0 है। सो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। इसी तरह हम फिर 1 और 1 अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। सो इस किस्म के वेवफॉर्म को हम कहते हैं क्वासी स्क्वायर वेवफॉर्म, ठीक है, और स्टेप वेवफॉर्म, और इसको कहते हैं स्क्वायर वेवफॉर्म, ठीक है। सो एक्चुअली दीज आर द आउटपुट वेवफॉर्म्स of a simple basic inverter. Now we are going to discuss some other types of inverters. So now the next topic is voltage source inverter. इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो सोर्स होता है वो वोल्टेज सोर्स होता है और इंडिपेंडेंट होता है। So VSI is the most commonly used type of inverter. It's simple and less expensive. In VSI, the input DC voltage source is constant and independent of the load current drawn. इस टाइप ऑफ इन्वर्टर में चाहे आउटपुट साइड पे लोड जितना भी करंट वो ड्रा करें, लेकिन इनपुट पे जो डीसी सोर्स है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इफेक्ट नहीं होता। That's why it's called an independent and a constant voltage source. The input may be from an independent source like battery. अब क्वेश्चन राइज होता है कि इन्वर्टर में हम इनपुट किस चीज़ से ले सकते हैं। तो एक केस में हम इनपुट साइड पे बैटरी भी कंसिडर कर सकते हैं, बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, और मे बी आउटपुट ऑफ अ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, या जिस तरह हमने स्टडी किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि रेक्टिफायर इज एक्चुअली अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स एसी पावर इनटू डीसी पावर। सो उसका जो आउटपुट है रेक्टिफायर का वो हमारे पास कांस्टेंट डीसी वोल्टेज होता है, तो उसको भी हम एज एन इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। सो इसमें एक्चुअली हमारे पास बात हो गई है कि इनपुट पे हम कौन से डीसी सोर्सेज ले सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट अ कैपेसिटर इज यूज्ड टू एड द इनपुट ऑफ VSI टू प्रोवाइड अ स्टेबल इनपुट टू द इन्वर्टर। ये पॉइंट ये है कि इसमें एक्चुअली इनपुट साइड पे कैपेसिटर भी यूज होते हैं सो दैट द इनपुट टू द इन्वर्टर रिमेन्स
कांस्टेंट। और आप लोगों को पता होगा कि हम एक्चुअली कैपेसिटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कैपेसिटर इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जिसमें हमारे पास रिपल्स ना हो। तो हमारे पास एक्चुअली कैपेसिटर यूज़ होता है ताकि इन्वर्टर के इनपुट पे जो वोल्टेज सोर्स होता है वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे, उसमें किसी किस्म की वो चेंजेस अकर ना हो। सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हाफ ब्रिज voltage source inverter. So it's used for low power applications and it's the building block of inverter circuits. ज़्यादातर जो इन्वर्टर सर्किट्स होते हैं उनमें से उनका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ही होता है। A single phase half bridge VSI configuration that uses two switches S1 and S2 and a DC source is shown in the figure. ये अब हमारे पास एक सिंपल सा फिगर है किस चीज़ का, हाफ ब्रिज VSI का। ये हमारे पास इनपुट पे एक सोर्स है जिसकी टर्मिनल वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है और यहाँ पे जो कैपेसिटर कनेक्टेड है तो यही इनका पर्पज़ यही है कि इनपुट पे हमारे पास क्या हो, वोल्टेज सोर्स वो फ्लक्चुएट ना करे, ठीक है। और इन दो कैपेसिटर्स की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है तो VDC डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे अकर होगा, ठीक है, और VDC डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स के ये जो DC वोल्टेज है ये इन कैपेसिटर्स की वजह से इन दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। एंड दी स्विचेस, ये हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो टॉपिक्स है अब इनमें हम ज़्यादातर स्विचेस ही कंसिडर करते हैं S1, S2, S3 एंड 4, लेकिन हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ये स्विचेस क्या है। ये एक्चुअली हमारे पास या तो मॉसफेट्स होंगे या BJT होंगे या IGBTs होंगे, ठीक है। सो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि व्हाट आर एक्चुअली दीज स्विचेस। सो अब हम इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम कंसिडर करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पे जो लोड रजिस्टर कनेक्टेड है इसके अक्रॉस हम AC वोल्टेज किस तरह वो ले सकते हैं, ठीक है, या ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास क्या है कि स्विचिंग टाइम होगा कि कितने टाइम के लिए ऑन होगा और कितने टाइम के लिए ऑफ रहेगा ये स्विचेस। सो टोटल टाइम जो है उसको हम कंसिडर करते हैं T से, इसको डिनोट करते हैं T से। फॉर एग्जांपल ये T 30 भी हो सकता है, ये 60 सेकंड्स भी हो सकता है या माइक्रो सेकंड्स भी हो सकता है, ठीक है। और उसको फिर ये जो स्विचिंग टाइम है उसको फिर हम डिवाइड करते हैं ऑन टाइम में और ऑफ टाइम में। सो स्विचेस आर ऑन एंड ऑफ अल्टरनेटिवली विद वन स्विच ऑन एंड अदर स्विच ऑफ। ये इस तरह फंक्शन करेगा कि एक टाइम के लिए ये स्विच ऑन रहेगा और दूसरा ऑफ रहेगा, फिर ये ऑफ रहेगा, फिर ये ऑन रहेगा। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव स्विचिंग, ठीक है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर एट द सेम टाइम हमने ये दोनों कनेक्ट कर लिए तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट। ये एंड में एक पॉइंट है, उसके बाद हम फिर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल टाइम T है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर ड्यूरेशन ऑफ 0 to T2 स्विच 1 इज क्लोज्ड विच मेक्स V आउट इज इक्वल टू प्लस VDC बाई 2। ये किस तरह ऑब्टेन होता है, आउटपुट वोल्टेज जो कि इक्वल है प्लस VDC डिवाइडेड बाई 2। इसको हम एक फिगर के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे वही सर्किट है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, 0 to T/2 टाइम के लिए ये जो S1 है इसको क्लोज कर लिया। इस केस में अब ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है VDC डिवाइडेड बाई 2, इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी वो होगी उसको हम डिनोट करते हैं V आउट से। तो V आउट किस चीज़ के इक्वल है, अगर हम इसी लूप पे KVL अप्लाई कर ले तो दैट वुड बी इक्वल टू VDC बाई 2, क्योंकि हमारे पास सोर्स यही एक है और हमारे पास डिसिपेट भी यही सिर्फ इधर ही होता है। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना वोल्टेज यहाँ पे वो प्रोड्यूस होगा। सो तभी यहाँ पे हमने लिखा है कि फ्रॉम 0 to T/2 जब S1 ऑन है तो कितना वोल्टेज जनरेट हुआ एक लोड के अक्रॉस, VDC डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो इट मीन्स के जब
ये स्विच ऑन है या क्लोज है तो हमारे पास आउटपुट पे VDC/2 आ रहा है फ्रॉम 0 टू T/2। नाउ अब हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम T/2 टू T। सो एट T/2 S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। अब क्या होता है कि हमारे पास T/2 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये जो S1 है ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट क्लोज और ओपन होगा। सो ड्यूरिंग T2 टू T द आउटपुट वोल्टेज वुड बी इक्वल टू -VDC/2। ये किस तरह आता है अभी हम डिस्कस करते हैं। सो अभी ये जो स्विच है ये ओपन है और ये स्विच हमारे पास क्या हो गया फ्रॉम T2 टू T, ये क्लोज हो गया। सही। अब इस केस में अब करंट की डायरेक्शन अब हम डिस्कस करते हैं वो किस तरह होगा, क्योंकि सोर्स यही VDC/2 होगा, कैपेसिटर सोर्स होगा, तो इसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो पोलैरिटी यहाँ पे पहले किस तरह थी, प्लस माइनस थी पोलैरिटी, और अब किस तरह है, अब इस तरह प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज हो गया है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हो जाएगी -VDC/2 और फ्रॉम T/2 टू T हमारे पास जो स्विच 2 क्लोज होगा तो तब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी -VDC/2। ठीक है। तभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि द आउटपुट वोल्टेज वुड बी इक्वल टू -VDC/2 क्योंकि हमारे पास जो लोड रेजिस्टर है इसके अक्रॉस पोलैरिटी अब चेंज हो गई है। ये पोलैरिटी चेंज होने वाली बात हमने बेसिक इन्वर्टर में भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कुछ भी नहीं है, लेकिन जब लोड के अक्रॉस पोलैरिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि द वोल्टेज इज अल्टरनेटिंग। सो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड को कंसिडर कर लिया है। ठीक है। अगर हम इस ग्राफ को अगर हम कंबाइन कर लें तो किस तरह ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ इस तरह बन जाएगा कि हमारे पास फ्रॉम 0 टू T/2 S1 क्लोज है तो यहाँ पे प्लस VDC/2 हो जाएगा। ठीक है। और जब फ्रॉम T/2 टू T क्या हो जाएगा -VDC/2। इस तरह फिर हम क्या कर लेंगे, S1 को क्लोज कर लेंगे तो इस तरह हम स्क्वायर वेवफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्टरनेटिंग। ठीक है। लेकिन ये प्योर है नहीं। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, फ्रॉम अ कांस्टेंट DC सोर्स हमने एक स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट कर ली। किस चीज़ के थ्रू, हमने इसी स्विचेस के थ्रू ये ऑब्टेन कर लिया। क्यों ऑब्टेन कर लिया, क्योंकि हम अल्टरनेटिवली ओपन और क्लोज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो लोड है उसके अक्रॉस पोलैरिटी चेंज होती है। अब क्या होता है आगे, thus the output voltage has an alternating rectangular waveform of frequency f is equal to 1/t। ये जो हमारे पास वेवफॉर्म बन जाता है इसके जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो t है इसको हम 1 पे डिवाइड कर 1 को t पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वी नो दैट f इज इक्वल टू 1/t। बाय कंट्रोलिंग t वी कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब अगर हम या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वो इस फार्मूले के तहत ही चेंज कर सकते हैं। जब हम t को ज़्यादा कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जब हम t को कम कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि जब हम एक पैरामीटर को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा डिक्रीज होता है, जब हम दूसरे को डिक्रीज करते हैं तो पहला वाला फिर इंक्रीज हो जाता है। एंड यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि नेवर ऑन बोथ द स्विचेस एट द सेम टाइम अदरवाइज दे विल शॉर्ट सर्किट द DC सोर्स। अब अगर हमने गलती से क्या कर लिया, हमने अगर गलती से ये दोनों स्विचेस एट द सेम टाइम हमने क्या कर लिए, क्लोज कर लिए, तो फिर व्हाट वुड बी द रिजल्ट बहुत ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों स्विचेस को एट द सेम टाइम क्लोज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो इट मीन्स के वी हैव शॉर्टेड द DC सोर्स। का मतलब है कि हमने बैटरी के जो टर्मिनल है वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर लिए और फिर यू गाइज नो द रिजल्ट। सो हमने इन दोनों स्विचेस को एट द सेम टाइम क्लोज नहीं करना, अल्टरनेटिवली क्लोज करना है। अगर ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा। इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव ऑन एंड ऑफ, और वी कैन से द अल्टरनेट स्विचिंग ऑफ स्विचेस। ठीक है। अब हमारे पास जो
अगर हम आउटपुट का जो वोल्टेज है उसके अगर हम एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो ज़ीरो है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, इक्वल मैग्नीट्यूड यहाँ पे, अगर इन दोनों का हम माइनस कर लें तो रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है। अब इसका फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आर एम एस फाइंड करते हैं, एंड आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे फिर मीन लेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो आउटपुट वोल्टेज है ये वी नॉट या इट्स एक्चुअली वी डी सी बाई टू, ये क्या है वी डी सी बाई टू है। इसको हमने पहले स्क्वायर कर लिया है, फिर हमने यहाँ पे मीन ले लिया है और फिर यहाँ पे हमने क्या कर लिया है स्क्वायर रूट भी ले लिया है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा और टी कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर एम एस वैल्यू है वोल्टेज की वो क्या आ जाएगी वी डी सी बाई टू। So that was all about half bridge voltage source inverter. So now the next topic is actually VSI with RL load. अभी जो हमने सर्किट डिस्कस किया उसमें हमारे पास लोड में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड था, तो उसमें डिफरेंस ये था और इसमें कि रेजिस्टिव लोड में जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है वो एक्चुअली उनकी वेवफॉर्म सेम रहती है, क्योंकि अक्रॉस द रेजिस्टर द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। और ये बात आप लोगों को खुद पता भी होनी चाहिए, तभी मैंने करंट की जो वेवफॉर्म है वो एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है और करंट है उसकी वेवफॉर्म सेम रहती है, लेकिन चूँकि इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव लोड का वेवफॉर्म जो है वो डिफरेंट होता है, तभी मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So we are going to discuss VSI but with RL load so that we can determine how output current and voltage waveform differ, ताकि हम स्टडी कर सके कि RL लोड में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म किस तरह आ रही है। So here the output current lags the output voltage. पॉइंट यही है कि हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो लैग कर रहा होता है वोल्टेज से। So in this case the total time is again considered t, so each switch will be on for 1 by t duration. इसमें ये पॉइंट आप लोग नोट कर ले कि जब इन्वर्टर में हम स्विचेस को ऑन और ऑफ करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर टाइम 30 सेकंड्स है तो एक 15 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा तो दूसरा भी 15 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा। इस तरह नहीं होगा कि एक 10 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा और बाकी दूसरा जो है वो 20 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा। हम टोटल टाइम को वेरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑन और ऑफ टाइम है वो दोनों का इक्वल रहेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल टाइम 10 सेकंड्स है तो एक भी 5 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा, दूसरा भी 5 सेकंड्स के लिए ऑन ही रहेगा। इस तरह नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल टाइम 10 है और एक 5 सेकंड्स के लिए 6 सेकंड्स के लिए ऑन रहे और दूसरा 4 सेकंड्स के लिए ऑन रहे। ठीक है, सो इस तरह हम फिर क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। सो इस सर्किट में आप लोग डायोड्स भी देख सकते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड्स D1 एंड D2 आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस सर्किट। D1 और D2 किस लिए इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि वी नो कि हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, इंडक्टर, एंड हम इस सब्जेक्ट में स्टार्ट से ये स्टडी करते आ रहे हैं कि जिस सर्किट में हम इंडक्टर को यूज़ कर ले तो उसमें हमेशा फ्री व्हीलिंग डायोड्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है और उस एनर्जी को डिसिपेट या रिमूव करने के लिए हमें फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्री व्हीलिंग डायोड्स की। तभी मैंने यहाँ पे 2 डायोड्स कनेक्ट किए हैं। सो स्टार्ट लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 0 to t by t सेकंड 0 to t by 2 सेकंड्स जो ड्यूरेशन है उसके लिए हम ऑन करते हैं स्विच S1 को। आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज बट आउटपुट करंट विल लैग बिहाइंड द आउटपुट वोल्टेज। इसमें इस तरह होगा कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल रहेगा। किस तरह इक्वल रहेगा, बाय अप्लाइंग फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टोटल लोड है RL लोड। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इस स्विच को क्लोज कर लिया है तो करंट फ्रॉम दिस कैपेसिटर विल मूव दिस साइड। ठीक है, यहाँ पे जो डायोड है और यहाँ पे जो डायोड है वो रिवर्स बाइस्ड ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
पॉजिटिव वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारे पास एनोड का जो है वो क्या कनेक्टेड था, कैथोड कनेक्टेड था, ठीक है। और यहाँ पे ये डायोड इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से के साथ कनेक्टेड है। सो तभी हम दोनों डायोड्स को मैंने ओपन कंसिडर किए हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम 0 टू T2 हमारे पास आउटपुट की जो फॉर्म है वो क्या रहेगी, वो 0 से स्टार्ट होगी और T/2 तक हमारे पास उसकी वोल्टेज कितने, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, VDC/2। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि करंट की जो वेवफॉर्म है वो यहाँ से 0 से नहीं बल्कि T1 से स्टार्ट हो गई है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होकर यहाँ पे आ पहुँची है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस करंट सडनली चेंज नहीं होता बल्कि थोड़ा सा टाइम लेता है। सो तभी हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर के इंडक्टिव लोड के अक्रॉस जो करंट है वो थोड़ी देर बाद फ्लो स्टार्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स एक्चुअली आफ्टर T/2 ड्यूरेशन। सो नाउ हम देखते हैं कि जब स्विच 1 को ओपन कर दिया जाता है और स्विच 2 को क्लोज कर दिया जाता है तो तब सर्किट में किस तरह चेंजेस आ रही हैं। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि ये हमारे पास RL लोड है, तो इसमें जो कि इंडक्टर है, तो जब यहाँ पे हमारे पास करंट इस तरह फ्लो हो रही थी तो पोलैरिटी इस तरह थी, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब जब ये स्विच ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा तो हम देखते हैं कि फिर क्या होता है, ठीक है। सो अब आप लोग देख सकते हैं ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो इसी तरह है। और इस तरह क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर है और इंडक्टर में इस दौरान क्या हो रहा था, एनर्जी स्टोर हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, लोड के अक्रॉस हमारे पास पोलैरिटी डिफरेंट हो गई, यानी कि चेंज हो गई, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, ठीक है। यहाँ पे डायोड D1 कंडक्शन करे, डायोड D2 कंडक्शन करेगा। यहाँ पे जो हमने डायोड लगाया है, ठीक है, ये अब इसमें यहाँ इस दौरान ये D2 कंडक्शन करेगा। क्यों कंडक्शन करेगा D2 के अक्रॉस, क्यों कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किसके अक्रॉस फ्लो करेगी, वो यहाँ पे इसी डायोड के अक्रॉस फ्लो करेगी। और इसको हम वेवफॉर्म में इस तरह देखेंगे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी जो है वो क्या है, वो नेगेटिव हो गई है, ठीक है। पहले पोलैरिटी प्लस माइनस थी और अब पोलैरिटी इस तरह हो गई है। तो तभी यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें नेगेटिव साइड पे -VDC/2 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी अब नेगेटिव है, लेकिन आप लोग करंट की डायरेक्शन को देख सकते हैं वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो टाइम है फ्रॉम T/2 टू T2, इस दौरान डायोड D2 कंडक्शन करेगा, ठीक है। जब यह फुली डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो अब इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह हो जाएगी, वो अब इस तरह कंडक्शन करेगा ड्यू टू दिस कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VDC/2। तो जब हमारे पास लोड के अक्रॉस ये VDC/2 मिलेगा तो आउटपुट के अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगी, लेकिन पोलैरिटी हमारे पास किस तरह होगी, पोलैरिटी हमारे पास नेगेटिव ही होगी, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे नेगेटिव दिया है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया है, ठीक है। तो इस करंट को हम यहाँ पे इस वेवफॉर्म में ये करंट जो है फ्रॉम T2 टू T, ये वही करंट है जो कि स्विच नंबर S2 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है जब हमारे पास S2 क्या है, S2 क्लोज्ड है, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रॉम T2 टू T जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज एक्चुअली अक्रॉस द लोड, ठीक है, ड्यू टू कैपेसिटर, जब हमारे पास स्विच S2 क्लोज है, ठीक है। तो अब पहले क्या था, पहले S1 क्लोज था, फिर वो ओपन हो गया, अब S2 क्लोज है, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, अब दोबारा S1 क्लोज होगा और S2 ओपन होगा,
क्योंकि अल्टरनेटली ओपन क्लोज होगा। इस केस में अब क्या होगा, इस केस में अब ये होगा, आप लोग यहाँ पे मैंने लिखा है कि when switch S2 was closed and conducting, so again energy was stored in RL load। अब जो हम अब अब जब हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास लोड के अक्रॉस VDC डिवाइडेड बाय 2 वोल्टेज अपीयर होगी, क्योंकि S2 क्लोज था, तो इस दौरान जब करंट फ्लो करेगा तो इसी इंडक्टर के अक्रॉस फिर एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो अब जब हमारे पास स्विच S1 क्लोज हो जाएगा तो सबसे पहले इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, और वो किस चीज़ के अक्रॉस रिलीज़ होगी, वो इसी डायोड D1 के अक्रॉस रिलीज़ होगी। ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने ये जो फिगर दी है, ये वाला जो फिगर है ये किसके लिए है, ये हमारे पास ये RL लोड में जो एनर्जी स्टोर्ड है इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वही है, और वो डायोड D1 के अक्रॉस फ्लो करेगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड फ्री व्हीलिंग डायोड D1 एंड D2। और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि पोलैरिटी भी चेंज हो गई है। सो नाउ व्हेन अगेन S1 इज क्लोज्ड एंड स्टार्ट्स कंडक्टिंग, पोलैरिटी अक्रॉस RL लोड विल बी रिवर्स। देख सकते हैं आप लोग के पहले प्लस माइनस था, अब आप लोग देख सकते हैं कि प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज हो गई है। एंड आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव VDC बाई 2, और आउटपुट की जो पोलैरिटी है वो दोबारा क्या हो जाएगी, VDC डिवाइडेड बाई 2, लेकिन प्लस, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये VDC है, ठीक है, और कैपेसिटर के क्रॉस VDC बाई 2 है। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट इस तरह फ्लो करेगी। यहाँ पे स्विच क्लोज है तो यहाँ पे पोलैरिटी प्लस आ जाएगी, यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव आ जाएगी, और करंट इस तरह फ्लो करेगा। बट आउटपुट करंट विल फ्लो ड्यू टू स्टोर एनर्जी इन द इंडक्टर। ये बात अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि सबसे पहले वो करंट फ्लो करेगा अक्रॉस डायोड जो कि ऑलरेडी इंडक्टर में स्टोर्ड है। जब वो स्टोर्ड चार्ज इन द फॉर्म ऑफ करंट रिलीज हो जाएगा तो फिर इसी कैपेसिटर की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसको हम अब एक फुल वेवफॉर्म में देखते हैं तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो ये हमारे पास S1 क्लोज था, तो इस टाइम हमारे पास एक आउटपुट के अक्रॉस क्या वोल्टेज थी, ये वोल्टेज थी VDC डिवाइडेड बाय 2, ये पॉजिटिव वोल्टेज था। लेकिन इस दौरान आप लोग देख सकते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है या वेवफॉर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। जब S2 क्लोज हो गया और S1 ओपन हो गया तो वोल्टेज की पोलैरिटी नेगेटिव हो गई। यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है VDC डिवाइडेड बाय 2। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो अब लेट मी इरेज दिस वन, वो हमारे पास अब क्या है, करंट की जो डायरेक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। ठीक है, हाँ, हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि करंट पॉजिटिव है लेकिन जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है T1 के बाद। सो इस दौरान हमारे पास डायोड D2 कंडक्ट करेगा। अब T1 से लेके T तक क्या होगा, S2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये अब S2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वेव फॉर्म है। आप लोग देख सकते हैं कि ये S2 अब क्लोज्ड है, इसका मतलब है कि S2 इस टाइम कंडक्शन कर रहा है। अब इसके बाद दोबारा जब S1 क्लोज हो जाता है और S2 ओपन हो जाता है तो सबसे पहले क्या फ्लो करेगा, सबसे पहले इंडक्टर में जो करंट स्टोर है, एनर्जी स्टोर है, वो इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्लो करेगा थ्रू डायोड। सो ये जो करंट है ये किस चीज़ के अक्रॉस फ्लो करेगा, डायोड D1 के। और इसके बाद ये जो करंट है ये किस चीज़ के अक्रॉस फ्लो करेगा, ये हमारे पास स्विच S1 के अक्रॉस फ्लो करेगा। तभी यहाँ पे हमने डिनोट किया है कि ये जो करंट है ये हमारे पास कौन सा करंट है, ये जो करंट है T1, ये और ये सेम है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या कंडक्ट कर रहा है, D1। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक S1। फिर यहाँ पे क्या कंडक्ट कर रहा है, स्विच क्लोज हो गया। ठीक है, I1 वो करंट है जो कि हमारे पास तब फ्लो करेगा जब S1 क्लोज है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वही करंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कंडक्शन नहीं करेगा, S1 ओपन रहेगा।
ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा लेकिन अक्रॉस D1, यहाँ पे फिर दोबारा S1 फ्लो करेगा। इसी तरह ये जो करंट है ये हमारे पास किस चीज़ के अक्रॉस है, S2 के अक्रॉस है। ये हमारे पास डायोड D2 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है और ये हमारे पास S2 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है जब S2 क्लोज्ड है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विद RL लोड। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें हमारे पास एक्चुअली इंडक्टिव लोड है, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है और फिर उसको रिलीज़ करना मस्ट होता है, क्योंकि उसकी वजह से फिर स्पार्क होता है। सो उसी स्पार्क की के जो नुकसान है उससे बचने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे डायोड्स यूज़ हो रहे हैं जिसको कहा जाता है फ्री व्हीलिंग डायोड्स, एंड दीज आर डिजिग्नेटेड हियर एज D1 एंड D2। सो अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई मुश्किल है तो काइंडली लीव अ कमेंट।